हेलो एवरीवन, वेलकम। आगे बढ़ते हैं। एट लार्ज। वी डिस्कवर्ड मैग्नस लार्ज या फिर बिग या फिर ग्रेट इन चैप्टर 9 इन डिस्कसिंग मैग्नावॉक्स etymologically big voice, okay, and find it again in magniloquent etymologically talking big. The root occurs in a number of other words. हमने लैटिन मैग्नस देखा है जिसका मतलब होता है लार्ज, बिग या ग्रेट। इससे बना है मैग्नावॉक्स। मैग्नावॉक्स कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक अमेरिकन ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये टीवी या फिर स्पीकर्स वगैरह बनाते होंगे, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ है, ठीक है। एंड फाइंड इट अगेन इन मैग्निलोक्वेंट, जिसका मतलब था इटिमोलॉजिकल मीनिंग टॉकिंग बिग। एक्चुअल मीनिंग क्या था? यूज ऑफ हाई पंपस बम्बास्टिक लैंग्वेज था हमारा मैग्निलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट। ओके, मैग्नस पर कुछ और वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि पहला है मैग्नानिमस। इट मीन्स बिग हार्टेड, जनरस या फिर फॉरगिविंग। इटिमोलॉजिकल मीनिंग उसकी ग्रेट माइंडेड। ओके, इटिमोलॉजिकली मतलब रूट वर्ड से अगर मैं मीनिंग को निकालूं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, लैटिन वर्ड्स और उसकी मीनिंग को मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इंग्लिश वर्ड्स और उसकी मीनिंग को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इटिमोलॉजिकल मीनिंग मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा सर आप वर्ड्स को ब्रेक कैसे करते हैं, तो आज मैं वो भी बता देता हूँ। मैग्नानिमस को देखते हैं। ओके, देखिए, वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको बेस का पता होना जरूरी है, और वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है वो हमारी रूट वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसमें रूट वर्ड्स हैं, उसमें बेसिस नहीं है। तो बेसिस कहाँ से पता चलेंगे मुझे? बेसिस के लिए मेरे पास बेसिस के लिए सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी वो ये है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को PDF ड्राइव पर मिल जाएगी। इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक एलिमेंट्स बाय डोनाल्ड M. एयर्स। तो एक आध चैप्टर देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न द फॉलोइंग बेसिस एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर इस बुक में रूट वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, इस बुक में हमारे पास बेसिस हैं। वर्ड पावर मेड इजी में हमारे पास रूट वर्ड्स हैं, बेसिस नहीं है। और वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इनकेस अगर आपको ब्रेक करना है तो फिर आपको बेस का पता होना, जिसे हम इंग्लिश स्पेलिंग कहते हैं, की भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, वो जरूरी है। तो इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम pdfdrive.com। ओके, अब लेट्स सी हाउ टू ब्रेक मैग्नानिमस। अब मुझे पता है कि लैटिन मैग्नस मीन्स ग्रेट या फिर बिग या फिर लार्ज। ओके, इससे इंग्लिश स्पेलिंग, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा, या फिर बेस कह लीजिए या फिर की कह लीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी में तो बेस है नहीं, इसमें रूट वर्ड्स हैं। तो अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो फिर आपको फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज हो जाएगी कि हम किस बेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो दिस बुक रिलाइज हेवली ऑन मेमोराइजेशन, तो मेक श्योर कि आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करें। ओके, इन केस अगर आपको किसी वर्ड का, किसी रूट का बेस पता करना है, केवल उसी के लिए आप इसको यूज़ करें। इस बुक की अच्छी बात यह है, दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 में आपको लैटिन के बेसिस मिलेंगे, पार्ट 2 में आपको ग्रीक के बेसिस मिलेंगे, और हर पार्ट के बाद एक इंडेक्स है जहाँ पर आप उन बेसिस को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि किस चैप्टर में कौन सा बेस है मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि ये बुक यहाँ पर ख़त्म हुई,
यहाँ पर ये लैटिन वाला पार्ट ख़त्म हुआ, तो जो प्रीफिक्सेस लैटिन के थे वो आपको यहाँ पर मेंशन है, सफिक्सेस आपको यहाँ पर मेंशन है, इसी तरह से बेसिस लैटिन वाले आपको यहाँ पर मेंशन है। अब मुझे पता है क्योंकि मैग्नस एक लैटिन रूट है, इसका बेस मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर है तो फिर मिल जाएगा, क्योंकि इस बुक में सारे बेसिस नहीं है, डेफिनेटली सारे तो हो भी नहीं सकते बिकॉज दिस बुक इज़ नॉट अ डिक्शनरी। तो मैग्नस के लिए फिर मैंने यहाँ पर इंडेक्स में ढूंढा एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम आई है तो फिर एम ए इससे पहले होगा, यहाँ पर है तो एम ए जी एन मुझे यहाँ पर दिख गया। अब देख रहे हैं एम ए जी एन, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो चैप्टर 8 में जा करके आप देख सकते हैं। एम ए जी एन मीन्स ग्रेट। तो इतना तो तय हो गया कि मैग्नस से जो बेस लिया है हमने वो है एम ए जी एन। इससे ज़्यादा, इससे अलग हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। ओके अच्छा, मैग्नानिमस में एक रूट और है लैटिन का एनिमस, जिसका मतलब है माइंड। तो ये तो था एक रूट, दूसरा हो गया लैटिन एनिमस मीनिंग माइंड। अब बारी आती है बेस की, बेस या फिर की। वो क्या है? अब मैंने इसको रेफ़र किया, इस बुक को, यहाँ पर आते हैं। अब ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ए में मैंने सर्च किया एनिम, मुझे यहाँ पर दिख गया, जिसका मतलब है माइंड या फिर फीलिंग। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो चैप्टर 7 में जा करके आप देख सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि एनिमस से मेरा बेस है ANIM, एनिम, मतलब कि मैं इतना यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब मैग्नानिमस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो मैग्नस से MAGN इतना ले लिया मैंने, तो ये हो गया MAGN, इतना तो मैग्नस का पार्ट है। अब इसके बाद जो भी है वो कहीं और से आया होगा, ठीक है। एनिमस से ANIM मैंने लिया, अब मैं इसको ढूंढूंगा यहाँ पर, तो ANIM यहाँ तक मेरा ये वाला पार्ट आ गया। बाकी जो बचा ये मेरा OUS, ये तो मुझे पता है, इतने समय से मैं पढ़ते आया हूँ कि OUS एक सफिक्स होता है विच इज़ एन एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। तो मैग्नानिमस को अगर ब्रेक करके लिखना है तो MAGN प्लस ANIM प्लस एडजेक्टिव सफिक्स OUS, ठीक है। ब्रेक करने के लिए मेक श्योर आपको बेस का पता होना ज़रूरी है, ओके। और ये प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस इस कंसेप्ट के साथ, इसीलिए मेरा जो मेन फोकस होता है वो आप लोगों को कंसेप्ट बताने में होता है, ठीक है। नहीं तो औरों की तरह मैं भी आई कैन जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन, फिर कंसेप्चुअली आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को बस एज अ रेफरेंस यूज़ कीजिए, क्योंकि दिस बुक रिलाइज हेवली ऑन मेमोराइजेशन, ठीक है। और ये बुक आप लोगों को PDF ड्राइव में मिल जाएगी। ये सारे वर्ड्स हैं जो इस बुक में आपको मिलेंगे। ये बुक वर्ड पावर मेड इजी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस अप्रोच के साथ अगर आप वोकैबुलरी को पढ़ते हैं तो आप लोगों को भी वर्ड्स को ब्रेक करना आ जाएगा, ओके। विथ प्रैक्टिस आप लोगों को, विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू डू, आप कर सकते हैं। बहुत गर्मी हो रही है आज, इसीलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर मेड इजी पर वापस आते हैं। तो पहला वर्ड था मैग्नानिमस, मीन्स बिग हार्टेड या फिर जनरस या फिर फॉरगिविंग। इट्स एन एडजेक्टिव, राइट। बिग हार्टेड ED इज़ एन एडजेक्टिव एंडिंग। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई हैविंग अ बिग हार्ट, ओके। ED एडजेक्टिव को ED वर्ब के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट इज अगेन, अब MAGN तक ही हम यूज़ करेंगे प्लस ATE। ATE सफिक्स के बारे में मैंने बताया है, इट इज़ नाउन फॉर्मिंग, एडजेक्टिव फॉर्मिंग एज वेल एज वर्ब फॉर्मिंग। यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो मैग्नेट इज़ अ नाउन। इसकी डेफिनेशन हो गई अ पर्सन ऑफ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, अ बिग विल एज अ बिजनेस मैग्नेट। ओके, एक्चुअली एक रिच बिजनेसमैन को कहते हैं मैग्नेट। अगर मैं देखूँ ऑक्सफोर्ड कैसे डिफाइन करता है मैग्नेट को, मैग्नेट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिच, पावरफुल एंड सक्सेसफुल स्पेशली इन बिजनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मीडिया शिपिंग मैग्नेट, इट्स यूज इन अ सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड मैग्नीफाई। मैग्नीफाई में MAGN प्लस कनेक्टिंग वॉवेल I प्लस वर्ब सफिक्स FY। मैग्नीफाई मीन्स टू मेक लार्जर या फिर और मेक सीम लार्जर, कम्स फ्रॉम मैग्नस प्लस फाई फ्रॉम फेशियो विच मीन्स टू मेक। हमने देखा था लैटिन फेशियो मीन्स टू मेक, इससे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब सफिक्स लिया है FY, जिसे हम कनेक्टिंग वॉवेल I के साथ भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर I के साथ FY यूज़ करके मैग्नीफाई बना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। लैटिन फेशियो मीन्स टू डू या फिर मेक। इससे हमने लिया है फेक या फिर फिक। ओके, इससे हमारे पास एक वर्ब एंडिंग भी आता है FY, जिसे हम कनेक्टिंग वॉवेल IFY के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो FY या फिर IFY ये दोनों वर्ब एंडिंग है। मैग्नीफाई में हमने MAGN प्लस FY को कनेक्टिंग वॉवेल I के साथ कंबाइन किया, तो ये हो गया IFY, बन गया मैग्नीफाई। ओके, तो मैग्नीफाई मीन्स टू मेक लार्जर। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट इज एन, ओके ठीक है, देखते हैं। अब मैग्नस से MAGN इतना ही आएगा ना, इससे आगे तो आएगा नहीं, प्लस इतना तो मैं देख रहा हूँ। अभी फेशियो से मैंने बोला था FIC आता है, तो ये I बीच में कहाँ से आया देखते हैं। पहले इतना तो मुझे पता है कि ये FIC फ्रॉम फेशियो आ रहा है और ये आ गया मैग्नस से। ठीक है, प्लस ENT इज एन एडजेक्टिव एंडिंग, हमें पता है। वैसे ENT नाउन एंडिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। वैसे ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है तो फिर दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अब रह गया I कहाँ से आया है। I है हमारा कनेक्टिंग वॉवेल। ठीक है, मुझे कैसे पता चला I कनेक्टिंग वॉवेल है। जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन को इजी बनाने के लिए हम कनेक्टिंग वॉवेल का यूज़ करते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, AEIOU, पाँचों के पाँचों एज अ कनेक्टिंग वॉवेल यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमन कनेक्टिंग वॉवेल इज़ I, जो कि यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैग्निफिशेंट क्योंकि एक एडजेक्टिव है, आई नीड एन एडजेक्टिव, तो मैग्निफिशेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल। लेकिन अगर ब्यूटीफुल ही कहना होता तो मैग्निफिशेंट वर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है टू एक्यूरेटली डिफाइन दिस वर्ड आई नीड अ मॉडिफायर फॉर दिस एडजेक्टिव। और इंग्लिश में ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव के लिए जिस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं वो है एडवर्ब। सो आई नीड एन एडवर्ब। यहाँ पर मैं एक एडवर्ब लगाऊंगा, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि बताएगा किस हद तक ब्यूटीफुल। ठीक है, तो एक
एक्सट्रीम तो एक एडजेक्टिव था, उसमें एल वाई लगा देते हैं, मेरे पास बन गया एक्सट्रीमली। मैग्निफिसेंट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड, MAGN, मैग्नस प्लस द कॉमन नाउन सफिक्स TUDE, तो मैग्नीट्यूड MAGN, यहाँ तक तो ये खत्म हो गया, और ये TUDE है, तो डेफिनेटली इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टिंग वोवेल आई का यूज़ हुआ है। मैग्नस प्लस द कॉमन नाउन सफिक्स TUDE, एलिमेंट्स को कनेक्ट करना, एलिमेंट्स से मेरा मतलब प्रीफिक्स, बेस और सफिक्स तीनों से है। ओके, मैग्नस प्लस द कॉमन नाउन सफिक्स TUDE एज इन फोर्टिट्यूड, मल्टीट्यूड, ग्रैटिट्यूड एटसेट्रा। मूविंग ऑन, मैग्नम एज ऑफ शैम्पेन और वाइन, अ लार्ज बॉटल। मैग्नम मीन्स एक शैम्पेन या वाइन की बॉटल जो अपने रेगुलर साइज से 2x साइज की होती है, उसको कहते हैं मैग्नम। इट्स अ नाउन। ओके, अ लार्ज बॉटल, जनरली 2/5 ऑफ अ गैलन। आज का सेशन बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नम ओपस, इटिमोलॉजिकली अ बिग वर्क। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन द ग्रेटेस्ट वर्क और मास्टरपीस। मैग्नम ओपस इज अ मास्टरपीस ऑफ एन आर्टिस्ट, राइटर और कंपोजर। ठीक है, ओपस इज द लैटिन वर्ड फॉर वर्क। द प्लूरल ऑफ ओपस इज यूज्ड इन द इंग्लिश वर्ड ओपेरा। ओपेरा क्या होता है? ओपेरा आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर। इटिमोलॉजिकली अ नंबर ऑफ वर्क्स, एक्चुअली इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हो गई अ म्यूजिकल ड्रामा कंटेनिंग ओवरचर, सिंगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक डेट इज मिनी म्यूजिकल वर्क्स। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नम ओपस इज अ मास्टर पीस ऑफ एन आर्टिस्ट। ओके, इसमें लैटिन का रूट है ओपस, जिसका मतलब होता है वर्क। Opus means work. The plural of opus is used in the English word opera. Opus से, क्योंकि ये लैटिन है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ प्लूरल भी होगा। वो वर्ड क्या है वो इन्होंने नहीं बताया है। उस वर्ड से हमारे पास इंग्लिश का वर्ड बना है ओपेरा। इससे हमारे पास इंग्लिश का, ये इतना बोल्ड में क्यों दिखा रहा है, ओपेरा। ठीक है, हम इसको अब क्योंकि ये प्लूरल है तो ओपस का मतलब था वर्क, तो इसका प्लूरल जो है उसका मतलब हो जाएगा वर्क्स। ओके, ओपेरा होता है एक ऐसा म्यूजिकल ड्रामा कंटेनिंग एक्सक्यूज मी ओवरचर, कॉमा सिंगिंग, कॉमा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। ओवरचर क्या होता है? ओवरचर होता है एक इंट्रोडक्टरी म्यूजिक। ओके, कैम्ब्रिज की डेफिनेशन देखते हैं। अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर पीस, स्पेशली अ वर्क फॉर द थिएटर। मतलब मेन पार्ट से पहले वाला जो इंट्रोडक्टरी म्यूजिक होता है उसको कहते हैं ओवरचर। ये रही ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन। इट्स अ नाउन, इसको हम डिफाइन करेंगे अ पीस ऑफ म्यूजिक रिटन एज एन इंट्रोडक्शन टू एन ओपेरा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी म्यूजिक को ही हम कहते हैं ओवरचर। तो ओपेरा पर वापस आते हैं। ओपेरा का मतलब हो गया मेनी म्यूजिकल वर्क्स। ठीक है, ओपेरा को हम ओपेरा इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंगर्स गाना गाते हैं। ओपेरा को हम ओपेरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक तो इंट्रोडक्टरी म्यूजिक होता है, प्लस उसमें सिंगिंग भी होती है, प्लस उसमें अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक भी होता है। मतलब बहुत सारे म्यूजिकल वर्क्स होते हैं, इसीलिए हम उसको ओपेरा कहते हैं। ठीक है, रूट का होना हमने जस्टिफाई कर दिया। एक बात आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि ओपस का प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रहा है तो फिर वर्क्स बताता है कि उसमें मल्टीपल म्यूजिकल वर्क्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ब फॉर्म ओपेरो। अच्छा, ओपस का वर्ब हो गया ओपेरो, जिसका मतलब होता है टू वर्क। इसको वर्ब की तरह ही डिफाइन किया गया है। ऑकर्स इन, ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है इन वर्ड्स लाइक ऑपरेट,
कोऑपरेट, ऑपरेटर, एटसेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैटिन वर्बम इज वर्ड। अ वर्ब is the important word in a sentence. Okay. पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वर्ब का भी। वर्ब बना है लैटिन वर्बम से, जिसका मतलब होता है वर्ड। ठीक है, वर्ब को हम वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि वर्ब क्या वेटेज रखता है एक सेंटेंस में, क्या इंपॉर्टेंस रखता है अपनी एक सेंटेंस में। इससे बना है हमारे पास वर्बैटिम। वर्बैटिम का मतलब होता है, देखते हैं ऑक्सफोर्ड कैसे डिफाइन करता है। वर्बैटिम का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। जैसे हमने एग्ज़ाम में अगर कभी किसी दोस्त को कोई आंसर बताया होगा, अपनी कॉपी से दिखाया होगा, तो हम अपने फ्रेंड को कहते हैं कि भाई थोड़ा चेंज कर देना। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी मत करना। तो वर्बैटिम इज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब, जिसका मतलब होता है एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन। वर्बैटिम एडजेक्टिव को उठा लेता हूँ, एज एन एडजेक्टिव मैं इसको डिफाइन करूँगा। ठीक है, ठीक है, स्पोक तो वर्ब हो गया, तो स्पोकन उठा लेता हूँ मैं। स्पोकन इज एन एडजेक्टिव। वैसे उस स्पोकन वर्ब भी होता है, लेकिन मैंने एडजेक्टिव वाले स्पोकन को उठा लिया। ठीक है, लेकिन कैसा है स्पोकन? एग्जैक्टली स्पोकन। या फिर राइट भी वर्ब हो गया। रिटन को उठा लेता हूं मैं। रिटन वैसे एडजेक्टिव और वर्ब दोनों होता है, मैं एडजेक्टिव वाले को ले लेता हूं। ठीक है, और इससे पहले मैंने मॉडिफायर लगा दिया एग्जैक्टली। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड स्पोकन और वर्ड टू वर्ड रिटन को हम कहते हैं वर्बैटिम। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सो वर्बैटिम इज वर्ड फॉर वर्ड, या फिर एग्जैक्टली रिटन, या फिर एग्जैक्टली स्पोकन। वर्बल AL is an adjective ending. तो verbal is an adjective ending in the adjective suffix AL may refer either to a word. ठीक है, verbal as an adjective मतलब referring to word, or it may mean oral or spoken rather than written. और अगर मैं इसको किसी people के लिए यूज़ करूँ, किसी person के लिए यूज़ करूँ, तो इसका मतलब होता है इट रेफर टू अ रेडी एबिलिटी टू पुट फीलिंग्स और थॉट्स इनटू वर्ड्स। ठीक है, वर्बल देखते हैं। वर्बल एज एन एडजेक्टिव तीन तरह से इसे डिफाइन किया गया था। तो पहला, रिलेटिंग टू वर्ड इज वर्बल। ठीक है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है ना, तो वर्बल इज रिलेटिंग टू वर्ड, और नॉन वर्बल में फिगर्स वगैरह होते हैं। सेकेंड डेफिनेशन वाज ओरल और स्पोकन। ठीक है, रैदर देन रिटन, जैसे कि वर्बल एग्रीमेंट, ये बस वो बस कहा गया एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। या और वर्बल कॉन्ट्रैक्ट rather than a written contract। और डिस्क्राइबिंग पीपल तीसरी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसको किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करूं, तो उसका मतलब होता है इट रेफर्स टू अ रेडी एबिलिटी टू पुट फीलिंग्स और थॉट्स इनटू वर्ड्स। मतलब कि वो आदमी एक्सप्रेसिव है, वो अपने फीलिंग्स को या फिर अपने सोच को वर्ड्स में रख पा रहा है। ठीक है, तो रेफरिंग टू द रेडी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। या फिर आप इसको एक्सप्रेसिव भी कह सकते हैं। ये चल नहीं रहा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। वर्किंग फ्रॉम वर्बल कैन यू ऐड अ कॉमन वर्ब सफिक्स। जब भी कॉमन वर्ब सफिक्स आप देखें ना, मैंने आप लोगों को 3 वर्ब सफिक्स बताया है। एक तो है IZE, दूसरा है FY, या फिर ये कनेक्टिंग वॉवल आई के साथ भी यूज़ होता है, IFY। तीसरा है ATE। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वर्ब के साथ साथ नाउन और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। IZD प्योर वर्ब है, FY IFY ये प्योर वर्ब सफिक्स है, ठीक है। इसके अलावा और भी वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ER से ख़त्म होते हैं, और भी होते होंगे, लेकिन ये 3 कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ER एडजेक्टिव्स भी होते हैं। आई थिंक ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स की अगर आप लोगों ने डिग्री पढ़ी है तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में एज एन एडजेक्टिव ER का भी यूज़ होता है, ठीक है, और ER वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 कॉमन है। तो ओके, वर्किंग फ्रॉम वर्बल कैन यू ऐड अ कॉमन वर्ब सफिक्स टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग टू पुट इनटू वर्ड्स। यहाँ पर क्या लगेगा, एक एक करके लगा कर देखते हैं। पहले FY लगा कर देखते हैं, वर्बल प्लस FY क्या कोई वर्ड बन रहा है, सुना या फिर कभी देखा हो, नहीं बन रहा ना। ATE लगा कर देखते हैं, तो वर्बलेट कभी सुना हमने, नहीं सुना, तो उसे भी हटा देते हैं, तो ये हट गया, ये हट गया, IZD बचा, वर्बलाइज, ओके। अगला वर्ड है हमारा वर्बिएज, हैज़ 2 मीनिंग्स, इसके 2 मीनिंग्स हैं, एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स सच वर्बिएज, और स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, जैसे मेडिकल वर्बिएज या फिर मिलिट्री वर्बिएज। वर्बिएज के 2 मतलब हैं, तो 1 2, ठीक है। पहला है एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स, या फिर वर्बिएज नाउन है ना, तो ये होगा हमारा वर्बोसिटी, क्योंकि नाउन है, आई नीड अ नाउन। वर्बोस नहीं कहेंगे क्योंकि वर्बोस हमारा एडजेक्टिव था, ठीक है। तो वर्बिएज इज वर्बोसिटी या फिर एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स, एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स। एक्सेस नाउन था, तो नाउन को डिफाइन करने के लिए नाउन चाहिए, हमने एक आर्टिकल लगा दिया नाउन के पहले, एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, या फिर वर्बोसिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे कंटेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन है स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स। आई नीड अ नाउन, तो स्टाइल तो नाउन हो गया, एक आर्टिकल लगा देते हैं AN, एंड स्टाइल, या फिर मैनर भी एक नाउन हो गया ऑफ यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। लेकिन स्टाइल ऑफ व्हाट, ऑफ यूजिंग वर्ड्स। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, मैनर नाउन के अलावा और कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं है। मैनर इज अ नाउन, ओके, और कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आ नहीं रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज इन मेडिकल वर्बिएज और मिलिट्री वर्बिएज, ठीक है। तो मतलब कि मेडिकल टर्म्स में स्टाइल होगा, मतलब एक तरीका होगा, एक प्रोटोकॉल होगा वर्ड्स को यूज़ करने का, या फिर मिलिट्री के टर्म में कोई स्टाइल होगा या मैनर होगा, वर्ड्स को यूज़ करने का कोई प्रोटोकॉल होगा, जैसे कि वो लोग कहते हैं अल्फ़ा बीटा डेल्टा चार्ली, अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा, ओके, उस तरह से बात हो रही है, वो बात हो रही होगी। मूविंग ऑन,
रोल ऑन एंड ऑन, वोल्वो वॉल्यूटस मीन्स टू रोल। ओके, लैटिन वोल्वो और लैटिन वॉल्यूटस, ये तो हो गए हमारे पास रूट्स। अब इससे बेसिस क्या बने हैं? वॉल्वो से है हमारे पास VOLV, हम इतना यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बेस। और वॉल्यूटस से है वॉल्यूट, VOLUT। मुझे कैसे पता चला? अगेन लेट्स रिफर दैट बुक। अब वी में है हम, तो वॉल्वो तो डेफिनेटली मैं वी में देखूंगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वॉल्यूट और VOLB, ठीक है। मीनिंग सेम है, तो मीनिंग से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये इसी रूट का बेस है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंफर्म कर लिया कि ये मेरा बेस है जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करेंगे वर्ड फॉर्मेशन के लिए। और वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को बेस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि रूट से आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, रूट से आप मतलब समझ पाएंगे। इनकेस अगर आपको ब्रेक करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड को आप ब्रेक करके ही समझें। एट द एंड ऑफ द डे बस आप लोगों को मीनिंग समझने से मतलब है। अगर मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इनकेस अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको बेस का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इज़ द सोर्स ऑफ वॉल्यूबल, इससे बना है वॉल्यूबल। इज़ द रूट ऑन विच मेनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स आर बेस्ड, जैसे रिवॉल्व, तो जाहिर सी बात है वॉल्वो से मेरे पास VOLV इतना ही मिलेगा। उसके आगे पीछे जो भी है उसका होना मुझे जस्टिफाई करना होगा कि वो है क्या। तो रिवॉल्व को देखते हैं। एक बात याद रखेंगे, VOLV इतना ही यूज़ कर रहे हैं, रिवॉल्व, ठीक है। तो VOLV प्लस आगे कुछ है, पीछे कुछ है। तो पीछे तो मुझे पता है कि RE, मैं इतने समय से रीड करते आ रहा हूँ, मैं इतने समय से पढ़ते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि RE एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अगेन या फिर बैक। प्लस वॉल्वो से VOLB ले लिया, प्लस ये क्या है मेरे पास, ये हमने लगाया है साइलेंट E। साइलेंट E का मैं कंसेप्ट बता दूँ आप लोगों को। साइलेंट E हम लगाते हैं इन केस अगर हमने इसको किसी वर्ड के लास्ट में लगाया, किसी ऐसे वर्ड के लास्ट में जो कि कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा था, तो वो क्या करता है, वो इस कॉन्सोनेंट को जंप करके इससे पहले वाले, इस कॉन्सोनेंट को जंप करके इससे पहले वाले वॉवेल साउंड को निकालता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं किट, इसके बाद मैं साइलेंट ही लगा दूं, अब मेरे पास बन गया, इसे मैं बोलूँगा नहीं अभी। मैंने कहा कि ये इस कॉन्सोनेंट को जंप करके इस वॉवेल के साउंड को निकालेगा। पहले यहाँ पर मेरी आवाज़ आ रही थी किट की, किट। अब मेरे पास यहाँ पर आई की आवाज़ नहीं आ रही थी, यहाँ पर आई की साउंड नहीं आ रही थी, यहाँ पर साउंड आ रही थी ई की साउंड। साइलेंटली लगाते ही वॉवेल की साउंड आने लग गई, काइट। अब यहाँ पर आई की आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ठीक है। एक वर्ड और लेते हैं, THEM, ये क्या है, देम, प्लस साइलेंट ही लगाया। अच्छा, साइलेंट ई इसीलिए क्योंकि ये खुद साइलेंट रहता है, इसकी खुद की आवाज़ नहीं आती। अब मैंने इसको कंबाइन किया, साइलेंट ही लगाया, अब ये बन गया। पहले यहाँ पर ई की आवाज़ आ रही थी क्या, नहीं, देम में तो ई की आवाज़ नहीं है, ए की साउंड आ रही है। अब आ रही है यहाँ पर ई की आवाज़, थीम, ओके। अब ये एक इस कॉन्सोनेंट को जंप करके वॉवेल की साउंड को निकालेगा, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो फिर वो मैंने एक साइलेंट ई पर एक वीडियो बनाई है, आई थिंक वोकैब इनसाइट प्लेलिस्ट का नाम है, वो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकता है, या फिर अगर किसी को, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं, इस रूल के
कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो फिर मेरे पास ये वेबसाइट का एक पेज मैंने आप लोगों के लिए सेव कर रखा है, साइलेंट ई। खुल जा भाई। कम ऑन। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फिर वो इस URL पर जा कर के thefreedictionary.com, अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो इस URL पर जा कर के साइलेंट ई के बारे में पढ़ सकता है। साइलेंट ई क्या होता है, ठीक है। एक बात बता दूं, इसके कई सारे और भी फंक्शंस हैं और इसका जो मेजॉरिटी है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है कि ये कॉन्सोनेंट को जंप करके वॉवल के साउंड को निकालता है, उसके कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर पढ़ना है तो फिर एज अ रेफरेंस ही इसे यूज़ करें, इसको याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल एज अ रेफरेंस ओनली, क्योंकि इतना कंसेप्चुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें केवल वर्ड्स के मतलब को समझना है। जो लिंग्विस्ट होते हैं, फिलोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए ये काम की चीज़ है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो रिवॉल्व पर वापस आते हैं। हाँ, यहाँ पर जो रूल मैंने बताया आप लोगों को, साइलेंट ई का जो फंक्शन बताया, वो तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। साइलेंट ई उस तरह से यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि ये खुद साइलेंट हो करके जो फंक्शन मैंने साइलेंट ई का आप लोगों को बताया, वो यहाँ पर इस वर्ड में काम नहीं कर रहा है। इस वर्ड में बस आप इतना समझ लीजिए कि हमने लास्ट में एक साइलेंट ई लगाया है जो कि खुद साइलेंट है और उसकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिवॉल्व। रिवॉल्व मीन्स टू रोल अगेन एंड अगेन, टू रोल अगेन एंड अगेन और कीप टर्निंग राउंड। व्हील्स रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द प्रीफिक्स इज री, बैक और अगेन, ठीक है। री मीन्स बैक और अगेन, जैसे रिपीट हो गया, रिवर्स हो गया। द नाउन इज रिवोल्यूशन। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? अब वॉल्यूटस से हमारे पास बेस है वॉल्यूट, तो VO से स्टार्ट करके LUT यहाँ तक। इसके आगे पीछे देखते हैं क्या है। इसके पीछे तो RE लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये RE प्रीफिक्स है। प्लस एज अ सफिक्स ION हमने लगाया है, तो ION इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, RE प्लस वॉल्यूट प्लस ION। तो रिवोल्यूशन इज अ नाउन। इटिमोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन हो गई कंप्लीट रोलिंग। एक्चुअल मीनिंग अ रेडिकल चेंज ऑफ एनी सॉर्ट। रेडिकल का मतलब होता है कंप्लीट, अ कंप्लीट चेंज ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है। देखते हैं इसको ऑक्सफोर्ड कैसे डिफाइन करता है। रिवोल्यूशन, ओके। रिवोल्यूशन इज अ नाउन। इसकी डेफिनेशन है एन अटेम्प्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन, ठीक है। या फिर एक दूसरे कंटेक्स्ट में अ ग्रेट चेंज in conditions, ways of working, beliefs, etc. that affects large number of people. Okay. इसका एडजेक्टिव हो गया रिवोल्यूशनरी। RE प्लस वॉल्यूटस से वॉल्यूट प्लस ION प्लस एडजेक्टिव एंडिंग ARY। एक बात का ध्यान रखेंगे, ARY एक एडजेक्टिव के साथ साथ एक नाउन एंडिंग भी होता है। एज एन एडजेक्टिव इसकी डेफिनेशन है कनेक्टेड विथ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। मूविंग ऑन, the adjective revolutionary introduces us to a new adjective suffix ARY। यहाँ पर ARY को इन्होंने adjective suffix बताया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ARY is a noun suffix also, जैसे कि लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, नहीं उसमें तो ORY होता है ना, ठीक है। लाइब्रेरी से याद रख सकते हैं आप कि ARY is a noun suffix also as well as एन एडजेक्टिव सफिक्स, ये दोनों होते हैं। यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, लेकिन रिवोल्यूशनरी हमने देखा एक नाउन भी हो सकता है। हम किसी पर्सन को भी हम कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी, ठीक है। हम किसी पर्सन को भी रिवोल्यूशनरी कह सकते हैं हु स्टार्ट्स और सपोर्ट्स अ रिवोल्यूशन। ओके,
बट ARY इज समटाइम्स ऑल्सो अ नाउन सफिक्स। ओके, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है एज इन डिक्शनरी, कमेंट्री एटसेट्रा। एड डिफरेंट प्रीफिक्सेस टू वोल्वो। बेस क्या था? VOLV। टू कंस्ट्रक्ट टू मोर इंग्लिश वर्ड्स, इन्वॉल्व। ठीक है, इन्वॉल्व को ब्रेक करना भी काफ़ी सिंपल है। VOIN प्लस VOLV प्लस साइलेंट E लगा हुआ है, तो E की आवाज़ नहीं आएगी। ओके, इटिमोलॉजिकली रोल इन, यहाँ पर इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पर इन का मतलब है सिंपली इन। ठीक है, तो इन्वॉल्व हो गया इंक्लूड। ठीक है, आई डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, आई डिडंट वांट टू गेट इंक्लूडेड। ओके, इसका नाउन हो गया इन्वॉल्वमेंट। इवॉल्व सेकेंड वर्ड है हमारा, ये ग्रीन होगा, यहाँ पर मैंने इसको पता नहीं क्यों येलो से हाईलाइट कर दिया गलती से। ठीक है, और ये भी ग्रीन होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है क्योंकि एक तरह से ये दोनों सेम ही है। ओके, तो इवॉल्व, ई हो गया हमारा आउट प्लस VOLV प्लस साइलेंट ई। ठीक है, इटिमोलॉजिकली रोल आउट। एक्चुअल मीनिंग हो गया टू ग्रेजुअली डेवलप। ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली, एक झटके में नहीं, या फिर इवॉल्व मतलब टू अनफोल्ड। ठीक है, द फाइनल प्लान इवॉल्व्ड फ्रॉम सम इनफॉर्मल डिस्कशंस। द पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड सिटीजन्स हु मेट फ्रीक्वेंटली टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट एक्शंस। ये सेंटेंसेस में यूज़ बताया है। बाई एनालॉगी विद द फॉर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम रिवॉल्व, जैसे रिवॉल्व का हमने रिवोल्यूशनरी बना दिया था। कैन यू कंस्ट्रक्ट द नाउन एंड एडजेक्टिव ऑफ इवॉल्व, तो इवॉल्व का हो जाएगा इवोल्यूशन, और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा इवोल्यूशनरी। आज का सेशन काफ़ी सिंपल था बस, और मैं बार बार कहता आया हूँ कि इस बुक से जो हमारा टेक अवे है वो है कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि ये बुक किसी SSC या फिर किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है। मुझे नहीं पता, मैंने औरों के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने इस बुक को एज अ डिक्शनरी यूज़ किया। मतलब इन वर्ड्स को उन्होंने उठाया, अब या तो गूगल से या तो डिक्शनरी से इसकी बस डेफिनेशन बता दी, और 4-5 सिनोनिम बता दिए, 4-5 एंटोनिम बता दिए। एक वर्ड तो याद हुआ नहीं, 10 और बता दिए उन्होंने। तो इस तरह से इस बुक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ये राइट अप्रोच नहीं है इस बुक को पढ़ने का। तो इस बुक को आप कंसेप्चुअली पढ़ें। ठीक है, और इस अप्रोच को सीखें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो टेक अवे है ना इस बुक से वो और मेरे वीडियो से, वो है अप्रोच। क्योंकि अगर ये अप्रोच अगर आप यूज़ करके अपने एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए मेरा बार बार कहना होता है कि आप इस अप्रोच को फॉलो करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मतलब एक नहीं सॉरी 2 रिक्वेस्ट है। हमेशा मेरी 2 रिक्वेस्ट रहती है। पहली तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए और आप लोग बुक में खुद सॉल्व करते हुए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप इस वीडियो को, बल्कि इस पूरे प्लेलिस्ट को बस एक पर्सन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियोस फ्री हैं, शेयर करने में भी आपको पैसे नहीं लगेंगे। बस इतना थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के मदद के बिना मैं औरों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, और जो मैंने बुक आप लोगों को बताई है, तो मेक श्योर कि आप किसी बुक में फंस ना जाएं। उससे बेटर ये है कि अप्रोच तो मैंने आप लोगों को बताया है, और बुक में भी वही है जो मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। मैंने कुछ कभी आप लोगों से कोई कंसेप्ट छुपाया नहीं है कि मैं छुपा के रख लूँ, उस पर बाद में एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा। ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद जितनी मेरी नॉलेज है, उस नॉलेज को लेकर के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप बुक्स में उलझने से बेटर है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करें, और जो टेस्ट सीरीज़ हैं
और सबसे बड़ी बात, जिस एग्ज़ाम को आप फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ना, केवल उसी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करें। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं कैट की बुक उठा लेता हूँ और उसको मैं सॉल्व करता हूँ तो वो सारे के सारे एग्ज़ाम को कवर कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ लपेटने के चक्कर में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करें बस, और उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करें बस। अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं ना तो बैंकिंग के सॉल्व मत कीजिएगा। अगर आप बैंकिंग के को टारगेट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एसएससी को के क्वेश्चन सॉल्व ना करें, क्योंकि पेपर और वो जो लेवल होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे का। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, थैंक यू सो मच।